गुड मॉर्निंग क्लास 7 ध्यान दो। आज हम लोग जो चैप्टर नंबर 24 है फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है ना, राज्य सरकार किस प्रकार से काम करती है, राज्य की सरकारें किस प्रकार से कार्य करती है, इसी पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि पिछले दिनों तुम लोगों ने देखा भी होगा कि जहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया भी था, या इसमें देखोगे नॉलेज जो बिल्डर दिए हुए हैं, इसमें लॉ मेकिंग, यूनियन पार्लियामेंट, एमएलए क्या होता है, नगर निगम क्या होते हैं, एमएलसी क्या होता है, कैबिनेट क्या होता है। तो पिछले दिनों का जो हमारा लेक्चर था, आई थिंक 10 या 11 मिनट का लेक्चर था, तो उसमें मैंने इन चीज़ों को ना मर्ज करने का प्रयास किया था। बेसिकली जो इंट्रोडक्शन हमारा होता है कि सरकारें किस प्रकार से कार्य करती है, मैं एक बार पुनः यहाँ पर इसको एक बार रिकॉल कर देना चाहता हूँ कि क्लास 6 में आप लोगों ने लोकल बॉडीज़ के बारे में पढ़ा है कि वो लोकल बॉडी जो हमारी होती है वहाँ पर पार्लियामेंट, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज़, और अर्बन एरिया में किस प्रकार का था। ये पिछला लेक्चर 10 मिनट का था। अगेन मैं उसको अभी डिलीट मैंने नहीं किया, उसको फिर दोबारा सेंड कर दूंगा रिकॉल करने के संदर्भ से, तो उसको तुम लोग देख लेना। 3 लेयर 4 लेयर की सरकारें वहाँ पर होती है। इससे थोड़ा ऊपर जाओगे फेडरल सिस्टम में तो मिलेगा तुम्हें राज्य की सरकार। ये राज्य की सरकार हमारी स्टेट लेवल पर हर एक प्रकार की कार्य और जो भी गतिविधियाँ हमारी होती है उसको मतलब इम्प्लीमेंट करने का एक एक्शन प्लान सरकार के पास में होता है। एक गवर्निंग काउंसिल हमारी होती है जिससे राज्य हमारा नियंत्रित होता है। उसमें जो भी कुछ हमारा कानून और कायदे उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारा होता है। इस तरीके से ये चीज़ें राज्य में हमारी बहाल होती है। तो उसमें जो संदर्भ है देखना ये है कि वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में राज्य की सरकारें किस स्तर पर काम करती है, क्या इसका रोल हमारा होता है। एमएलए और जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका क्या रोल हमारा होता है, और जो हमारे राज्य की सरकार में रहने वाले जो लोग होते हैं, हाउ डू पीपल डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं, और इसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या होती है, राज्य की कार्यपालिका क्या होती है, और गवर्नर का रोल हमारा क्या होता है। तो पिछले जो 10 मिनट का लेक्चर था उसको मैं अगेन एक बार भेजूंगा तो तुम्हें सभी चीज़ें उसमें स्पष्ट क्लियर हो जाएगी कि किस प्रकार से काम हमारी करती है। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के मतलब जो शुरुआती प्रारंभिक अवस्था हमारी होती है वहाँ से, चूँकि पीछे में लोकल, स्टेट और जो नेशनल लेवल की सरकारों को जिक्र यहाँ किया है। लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल की सरकारें, यानी कि स्थानीय स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकार और केंद्र स्तर की सरकार। तो उसमें आज हम राज्य की सरकारों के बारे में समझेंगे। जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जहाँ फेडरल गवर्नमेंट होती है, 3 लेयर की सरकार जहाँ पर होती है, उसमें 2 स्टेट काफ़ी मतलब सब रीजन और हमारे अकाउंटेबल होती है लोगों के प्रति, जिसमें सबसे मजबूत और पावरफुल सरकार हमारी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। जैसे वर्तमान में तुम्हारा देश में मोदी जी हैं वर्तमान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और दूसरा हमारा अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है राज्य की सरकारें, जिसमें अभी वर्तमान में बिहार की अगर देखें हम तो उसमें तुम नीतीश कुमार को देख सकते हो। नीतीश जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और इसमें व्यवस्थाएं कुछ इस तरीके से रन करती है जो केंद्र सरकार जैसे जिस प्रकार की होती है वही हमारा राज्य की सरकार का भी ढांचा हमारा कुछ सेम ऐसा है ना। ये उसमें बहुत कोई चेंजिंग नहीं दिखाई देता है। जैसे वहाँ देखोगे कि नेशन हेड हमारे राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरीके से राष्ट्रपति के जो हमारे ये रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि जो हुए हमारे राज्यों में वो गवर्नर हुए। यानी कि जो वैल्यू पोस्ट हमारा राष्ट्रपति का है, जैसे कि राष्ट्रपति ही कोई मतलब ये बिल वगैरह पर साइन करते हैं, मुहर उनका लगता है भारत सरकार का, तब जाकर कोई चीज़ें एक्ट में परिवर्तित होती है हमारी। तो इस फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट में
सुप्रीम पावर राष्ट्रपति होते हैं हमारे, और कैबिनेट ऑफ काउंसिल और जो प्रधानमंत्री हमारे होते हैं उसी का एक प्रतिनिधि हमारे हर राज्य में होता है, जिसको हम लोग राज्यपाल कहते हैं, गवर्नर, है ना। उसको हिंदी में राज्यपाल कहा जाता है। पाल का मतलब रक्षक होता है, जैसे द्वारपाल होता है ना, उसी तरीके से राज्य के पाल होते हैं। द्वारपाल होता है तो उसी तरीके से राज्य के पाल मतलब राज्य में रह करके किसी भी संवैधानिक चीज़ों की मॉनिटरिंग करना, उसकी सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन करना, चीज़ें सही हो रही है गलत हो रही है, राज्य की सरकारों को जितने पावर्स मिले हुए उसका सही इम्प्लीमेंटेशन होता है या नहीं है, सरकार अच्छे ढंग से एक्शन में कार्य कर रही है नहीं कर रही है। तो इन तमाम चीज़ों का जो एक मॉनिटरिंग कम इम्प्लीमेंटेशनल वर्क जो हमारा होता है गवर्नर के थ्रू होता है। इसके बाद जस्ट उसके नीचे आते हैं हम लोग केंद्र में प्राइम मिनिस्टर का। जैसे जो रोल हमारा प्राइम मिनिस्टर का होता है, केंद्र में जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, वही काम हमारे राज्यों में मुख्यमंत्री का होता है ना। मुख्यमंत्री का होता है। जैसे वहाँ पीएम होते हैं, अपनी सीओसी बनाते हैं, है ना, कैबिनेट ऑफ काउंसिल बनाते हैं। ये स्टेट एग्जीक्यूटिव की मैं बात कर रहा हूँ, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की बातें कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर जो कैबिनेट ऑफ काउंसिल प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार होता है, उसी तरीके से मुख्यमंत्री का भी स्पेशल राइट हमारा होता है कि अपने सीओसी में किनको शामिल करें, मैंने अपने मंत्रियों के समूह जो होते हैं। कैबिनेट ऑफ काउंसिल का मतलब हो गया कि कैबिनेट मिनिस्टर्स का एक हमारा परिषद होगा, उसमें कौन लोग उसमें आएंगे। जैसे कि देश में देखोगे प्रधानमंत्री के बाद में गृह मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, और भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, कपड़ा मंत्री होते हैं, कृषि मंत्री होते हैं। उसी तरीके से राज्य विषय में जो भी सब्जेक्ट हमारे आते हैं उसके भी मिनिस्टर्स हमारे होते हैं। तो ये मुख्यमंत्री अपने सीओसी का चुनाव हमारे करते हैं। और तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो प्रधानमंत्री का जो हमारा चुनाव होता है, हाँ, ये इसके बाद में देखो कि प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए उस एग्जीक्यूटिव में हमारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या सेंट्रल एसएससी के माध्यम से या रेलवे वगैरह में तुम देखोगे नियुक्तियां होती है हमारी, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, है ना, यानी कि आईएएस लोग जो होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं। उसी तरीके से राज्य एग्जीक्यूटिव को भी रन करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स यानी कि नौकरशाहों की जरूरत पड़ती है, सर्वेंट क्लास की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ टॉप क्लास के सर्वेंट बीपीएससी के माध्यम से चुन करके आते हैं, जो डिप्टी कलेक्टर कहे जाते हैं, एसडीएम वगैरह बनते हैं लोग। इसके बाद में बीडीओ, सीओ और भी कुछ इसमें। और स्टेट एसएससी जो होती है हमारी, ये अलग ढंग से जो भी ग्रुप सी के लोगों की बहाली करती है, जिसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, टीचर वगैरह उसी में हमारे आते हैं। फिर ग्रुप डी की भी नियुक्तियां हमारी इसी एसएससी बोर्ड वगैरह से हमारी होती है। तो इसमें दो टाइप हो गए, एक हमारा टेम्प्रोरी एग्जीक्यूटिव हो गया और दूसरा हमारा परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो गया। तो टेम्प्रोरी एग्जीक्यूटिव हमारा ये होता है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए चुने जाते हैं, देश पर शासन करते हैं, वो हमारे होते हैं प्रधानमंत्री, सीओसी और जो भी राष्ट्रपति वगैरह होते हैं। 5 साल के बाद में हर बार इन लोगों का चुनाव होता है। जैसे राज्यों में गवर्नर, मुख्यमंत्री और जितने भी मंत्री और विधायक हमारे हो गए। और दूसरी तरफ जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हमारा होता है, वो 60 साल तक के लिए लोग नियुक्त किए जाते हैं। उनकी अपॉइंटमेंट होती है सिलेक्शन के माध्यम से। जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, यहाँ बिहार में बीपीएससी के जो सर्वेंट हो गए या एसएससी के सर्वेंट हो गए, ये 60 साल तक, ये कोई सरकारें आए जाए उससे इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बशर्ते कि सेवा इनका सही होना चाहिए, कोई गलत आचरण ना हो, गलत व्यवहार ना हो, या कोई ऐसा कारण ना हो जिससे करप्शन या जो भी कुछ है जिसके माध्यम से उसको हटाया जा सके। वो 60 साल तक सेवानिवृत्त कार्य करते हैं अपना, है ना। बीच बीच में सरकारें हमारी बदलती रहती है। तो देखोगे सरकार की जो ढांचा, यानी कि जो सरकार को बनाने की जो प्रक्रियाएं हमारी होती है, इसमें केंद्र स्तर पर पार्लियामेंट्री एक्शन की चुनाव हमारी होती है, पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट की चुनी जाती है। तो वहाँ देखोगे केंद्र में भी 2 सदन हमारे होते हैं, एक पहला हायर असेंबली और दूसरा हमारा लोअर असेंबली, है ना। तो हायर असेंबली राज्यसभा को कहा जाता है, उच्च सदन हमारा होता है, और दूसरा हमारा लोअर असेंबली जिसको हम लोग लोकसभा कहते हैं। राज्यों में ये व्यवस्था 2 तरीके से रन करती है। सदनात्मक व्यवस्था हमारी होती है, ये जो असेंबलीज जो संदर्भ है, मतलब अपीयरेंस है, ये 2 तरीके की होती है। पहला हमारा बाईकैमरल होता है, यानी कि जहाँ डेंसिटी ज़्यादा हाई रहती है वहाँ 2 सदन कार्य करते हैं, और जहाँ आबादी कम होती है वहाँ पर यूनिकैमरल यानी कि एक सदनात्मक ही व्यवस्था है हमारी कार्य करती है। तो बिहार एक डेंस पॉपुलेटेड स्टेट है। पूरे भारत का मास पॉपुलेशन के अगर हम एनालिसिस करें तो भी डेंसिटी 150 करोड़ लोगों की प्रतिनिधित्व की बात होती है हमारी। तब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जब एक ही असेंबली से सरकार बन सकती है, बिगड़ सकती है,
उसकी अकाउंटेबिलिटी तय कर दी जाती है। तो इस महंगाई और इस पूरी व्यवस्था में इतने हाई प्रोफाइल सदन की व्यवस्था, हायर असेंबली की क्या रिक्वायरमेंट है? तो देखो, हायर असेंबली का जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर्स का होता है। जैसे राज्यसभा का 6 साल का होता है केंद्र में, उसी तरीके से राज्यों में विधान परिषद का भी हमारा कार्यकाल 6 साल का होता है, 6 ईयर्स का होता है। तो ये 6 साल के कार्यकाल में हर उसके मेंबर, 2/3 मेंबर, 1/3 मेंबर हर 2 साल पर ना तुम्हारे वो रिटायर होते हैं, नए वाले की उनकी अपॉइंटमेंट उसमें होती है। तो उस सदन कभी हमारा डिजॉल्व नहीं होता है, वो कंटिन्यूअसली हमारा चलते रहता है। और जो सरकार चुनाई जाती है वो हमारी लोकसभा के प्रति और राज्यों में विधानसभा के प्रति ये रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है। यानी कि कोई भी सरकार जो होती है निम्न सदन का प्रतिनिधित्व सही ढंग से करती है। जैसे अगर केंद्र में मोदी सरकार हमारी है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो ये इनका पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकसभा के प्रति है। क्योंकि लोकसभा में चुने गए सदस्यों की नियुक्ति डायरेक्ट वोटिंग के माध्यम से होती है। हर 5 साल के बाद में चुनाव होता है, जिसको आम चुनाव हम कहते हैं। हम सब जनता उसमें अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, सांसदों का चुनाव करते हैं। लेकिन जो राज्यसभा होती है वो डायरेक्ट हमारा इलेक्शन नहीं होता, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। उसी तरीके से राज्यों में विधानसभा का चुनाव आम जनता करती है और विधान परिषद का चुनाव हमारा इनडायरेक्ट माध्यम से होता है। तो चूँकि हमने अपने प्रतिनिधियों को हर एक जगह से चुन करके भेजा है, तो सरकार भी हमारे प्रति ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और जब कोई सरकार गिरती है तो लोकसभा डिजॉल्व होती है, राज्यों में विधानसभा डिजॉल्व हमारी होती है, यानी कि भंग हो जाती है, फिर से दोबारा उसमें चुनाव हमारे कराए जाते हैं। तो ये असेंबलीज बेस होती है। तो उसमें होता क्या है कि जो सरकार गठन की पूरी प्रक्रिया होती है, जिसमें तुम्हारा दे भी रहा है कि गवर्नमेंट फॉर्म इन स्टेट आर नॉन एज ए स्टेट गवर्नमेंट। तो सरकार में जो गठन करने की पूरी प्रक्रिया हमारी होती है, हर बार लोअर असेंबली के चुनाव पर इसके आधारित होती है। जैसे केंद्र में अगर लोकसभा का चुनाव हमारा हो रहा होता है, तो वहाँ लोकसभा में जितने भी प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, तो उसमें जो मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव हमारे होते हैं, है ना, उनकी सरकार बनती है। चूँकि उसकी व्यवस्था हमारी इस तरीके से भारतीय संविधान में की गई है कि वहाँ 50% एंड +1 अगर टोटल जो मतलब मैंडेट आया, जनादेश आया, अगर मान लो कि केंद्र में 545 हमारे लोकसभा में सदस्यों की संख्या है, तो उस 545 में 2 एंग्लो इंडियन का है, 543 हमारे इलेक्शन डायरेक्ट होता है। तो उस 543 का आधा 272 होता है, यानी कि 272 एंड +1, यानी कि 272 सीट अगर आ जाते हैं तुम्हारे पास में, तो तुम सरकार बना सकते हो। और वो सरकार अगर विश्वास में है, बिलीव में है, तो आप 5 साल तक सरकार का नेतृत्व भी कर सकते हैं। जैसे पिछली बार 2014 में जो चुनाव हमारे हुए थे, उसमें नरेंद्र मोदी की पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, उनको अकेले 282 सीट मिला हुआ था, जो 272 से 10 ज़्यादा है ना। तो अकेले ऐसा है देश में कि मेजॉरिटी, फुल मेजॉरिटी की सरकार चल रही है, 5 साल तक निश्चित तौर पर ही चलेगी। अगर 272 तुम अगर एक पार्टी नहीं पहुंच पाती, तो 3-4 पार्टियां मिल करके वहाँ पर पहुंच जाती है, तो उसको अलायंस गवर्नमेंट हम लोग कहते हैं, अलायंस गवर्नमेंट कहते हैं। ये गठबंधन की सरकार होती है। जैसे बिहार में तुम देखोगे, बिहार में 243 हमारी विधानसभा का सीट है, और इसमें जो चुनाव हमारे होते हैं, तो इसमें नीतीश जी की पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड, इनको मात्र 43 सीट मिला हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी 75 सीट के साथ में है, 75 सीट। और कुछ उसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 सीट हैं, और वीआईपी के 4 सीट है। ऐसे मिला करके टोटल हमारे 122 मिनिमम चाहिए, जो 50% एंड +1 में 122 का आंकड़ा हमारा बैठता है। तो 125 विधायकों के साथ में सरकार चल रही है। तो ये सरकार हमारी एग्जैक्ट कोई एक पार्टिकुलर पार्टी हमारी नहीं देश राज्य चला रही है, बल्कि यहाँ 2, 3, 4 पार्टनर मिल करके सरकार चला रहे हैं। इनका एक मेजॉरिटी समूह है, वहाँ तक पहुँचना चाहिए। 50% एंड +1 तक तुम अलायंस में जा करके उन सरकारों की गठन कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा। लेकिन जब कैबिनेट ऑफ काउंसिल फॉर्म होती है हमारी, तो उसमें विधानसभा से भी लोगों को मतलब उसमें शामिल किया जाता है, और विधान परिषद से भी शामिल किया जाता है। ये अलग बात है कि जब विधानसभा डिजॉल्व हमारी होती है, यानी सरकार जब हमारी डिजॉल्व हो जाती है, गिर जाती है, तो विधानसभा के सभी सदस्यों की जो सदस्यता समाप्त हो जाती है, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों की सदस्यता हमारी समाप्त नहीं होती है। यानी कि तुम ऐसा समझो कि केंद्र की जो राज्यसभा और लोकसभा हो, या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद हमारी होती है,
ये दोनों मिल करके ना हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव का चुनाव करते हैं, जिसका प्रमुख केंद्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीओसी होती है। उसी तरीके से राज्यों में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और सीओसी होती है। तो ये इस प्रकार से जो हमारे स्ट्रक्चरल गवर्नमेंट जो होती है, हमारी सरकार जो फॉर्म होती है, वो केंद्र की सरकार के ही तर्ज पर राज्यों में भी सरकार का गठन हमारा करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरीके से राज्य की सरकार का गठन हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ देखोगे कि जब हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की बातें करेंगे या जो पावर शेयरिंग के संदर्भ में चर्चा करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट किस प्रकार से रूल करती है हमारी, तो यहाँ भी हमारे 3 है ना पैरेलल दिखेंगे पावर प्लेइंग कंडीशंस। एक पहला, जैसे कि यहाँ भी केंद्र की ही कॉपी की गई है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में तुम्हारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मतलब जो स्टेट पार्लियामेंट यानी कि भारत की जो हमारी संसद हमारी होती है, उसी तरीके से यहाँ पर होगा हमारा पहला, पेज नंबर आप 186 में देखेंगे, पहला स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है, उसी तरीके से राज्यों में हमारी विधायिका का हिस्सा हमारी सदन होता है, हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, लेजिस्लेचर। तो जो राज्यों के विधायक हमारे हो गए वो एमपी की तरह हो गए हमारे। तो ये जो लेजिस्लेटिव वर्क हमारा होता है, ये संसद के सदस्य होने के हैसियत से और राज्यों के विधानसभा के या विधान परिषद के सदस्य होने के हैसियत से आप कानून बनाने में रोल प्ले करते हैं। अब देखो, प्रधानमंत्री हैं तो सांसद भी हैं, तो जब वो लेजिस्लेटिव वर्क करेंगे, विधायिका का कार्य करेंगे, तो एक सांसद के हैसियत से उसमें भाग लेंगे। जैसे कि कृषि बिल पिछले दिन आया था या जीएसटी आया था, तो ये देखो, वो जो भी होगा मसौदा कि बिल किस प्रकार का होगा, उसके स्ट्रक्चर किस प्रकार का होंगे, कौन सा कानून क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, वहाँ प्रधानमंत्री है ना, सदन के नेता होने के नाते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते उस डिबेट में भाग लेते हैं। और चूंकि ये स्टेट एग्जीक्यूटिव और जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के हमारे बहुत बड़े पार्ट होते हैं, तो प्रपोजल यही लोग लेकर के जाते हैं कि किसानों की मतलब दशा सुधारने के लिए, जीवन दशा को सुधारने के लिए हम इस प्रकार की एक कानून लाना चाहते हैं। देश में एक प्रकार की टैक्स सिस्टम को लाने के लिए हम जीएसटी लाना चाहते हैं, है ना। तो ये प्रपोजल गवर्नमेंट ही पार्लियामेंट में देती है, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली में देती है। लेकिन उसमें जितने भी मेंबर होते हैं, चाहे वो मेजॉरिटी ग्रुप के हों, यानी कि गवर्नमेंट के साइड के लोग हों या अपोजिशन साइड के लोग हों, ये सब मिल बैठ करके उस पर तय करते हैं। और एक वोटिंग, उसकी प्रक्रिया, उसको पास कराने का तरीका भी हमारा वोटिंग होता है। तो वोटिंग में होता है कि जो ऑर्डिनरी मेजॉरिटी जिसको मिनिमम मिल जाए, तो वो कानून हमारा पारित हो जाता है। और स्वाभाविक है, चूँकि जो ऑर्डिनरी मेजॉरिटी मिनिमम जो 50% एंड +1 का जो कंसेप्ट है कि टोटल सीट का 50% है, उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो जितने सीट हमारे आएंगे, यानी कि किसी भी कानून को पारित कराने के लिए 272 केंद्र में चाहिए संख्या बल, और बिहार में 122 चाहिए। तो ये प्रायः जो मेजॉरिटी ग्रुप जो सरकार चला रहा होता है, उनके पास में संख्या बल ज़्यादा होता है। तो ये प्रपोजल ही लेकर के नहीं आते हैं, बल्कि कानून भी पारित हो जाती है हमारी। लेकिन वहाँ पर उनकी हैसियत एक विधानसभा के सदस्य के नाते होता है और एक हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत होती है। सरकार किसी कानून को बनाने के लिए, अब कानून जब बन गया, यानी कि जो लेजिस्लेचर वर्क हमारा समाप्त हो गया, लेजिस्लेटिव वर्क हमारा समाप्त हो गया, तो अब उसके साथ आता है कि अगर मान लो कि किसानों के लिए जो हमारा बिल आया है, जो एमएसपी और उसमें तरह तरह की चीज़ों का जिक्र किया गया है, कृषि जो कानूनों का, या जीएसटी की ही बात आती है, तब उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार जो होती है हमारी, केंद्र की हो या राज्य की सरकार होती है, वो एग्जीक्यूटिव का सहारा लेती है। अब एग्जीक्यूटिव कौन लोग हैं? जैसे कानून हमारा बन गया, सीओसी पारित कर दी, प्रधानमंत्री लेकर के राष्ट्रपति के यहाँ चले गए, बिहार में सीओसी पारित कर दिया उस चीज़ों को, कानून बनने के बाद में सीओसी फैसला लिया कि इसको कानून हम बना देंगे, मुख्यमंत्री गवर्नर के यहाँ ले गए, गवर्नर ने साइन मोहर किया, राष्ट्रपति ने साइन मोहर किया, इस तरीके से देश में कानून बन गया। तो अब कानून बन गया तो उसको लागू कैसे किया जाए? तो उसको लागू करने में यही स्टेट एग्जीक्यूटिव या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हमारी रोल प्ले करती है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्या है? जैसे मान लो कि जीएसटी है, हर एक राज्य की सरकारों को भेजेगा। जैसे ही कानून बना तो हर एक राज्य की जिम्मेवारी है कि पूरे देश में, पूरे राज्यों में उसको जीएसटी को लागू किया जाए। तो यही मुख्यमंत्री
है ना, यही कैबिनेट ऑफ काउंसिल और यही उसके जो ब्यूरोक्रेट्स हमारे होते हैं, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का हमारे हिस्सा होते हैं, डीएम। इसको ज़्यादा समझना, जीएसटी समझ में नहीं आ रहा होगा तो तुम इसको ऐसा समझो, शिक्षा के अधिकार कानून आरटीई 2010 में आया था, है ना। 9 में वो ये ओके हो गया था, बन गया था, लेकिन फिर सेशन 10 से हमारा लागू किया गया था। अगर इसमें हुआ कि 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है, उसको बुक प्रोवाइड करना है, उसको यूनिफॉर्म देना है, उसको मिड डे मील देना है, बच्चों को फेल नहीं करना है, ये भी है, सभी बच्चों को पास कर देना है ना, उसको समुचित शिक्षा की व्यवस्था करनी। तो मान के चलो केंद्र ने कानून लाया, केंद्र की सरकार ने कानून लाया, तो केंद्र की सरकार ने कानून जो लाया कि शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों का मूल अधिकार है, उसकी रक्षा की जानी चाहिए, उसको कानूनी लीगल राइट प्राप्त हो चुका है कि वैधता मिल चुकी है कि कोई इसका विरोध अगर करता है तो उस पर कार्रवाई हमारी होगी। तो इस तरीके से इसको लागू करने का काम हमारा कौन है? अगर मान लो कि सेंट्रल व्यवस्था, अगर केंद्रीय विद्यालय हो या जो सीबीएसई जो बोर्ड वगैरह हमारी होती, यही ना होगा कि हर एक जिला का डीएम जो होगा वहाँ के संबंधित विद्यालयों को निर्देश देगा। अगर संबंधित विद्यालयों को निर्देश दिया, सभी प्रधानाध्यापक अपने शिक्षकों को बोला कि सभी बच्चों को सीखना पढ़ाना है, किसी को स्कूल से बाहर नहीं रहने देना है, हम शिक्षक सब उसके लिए कार्य करते हैं। तो जो भी कोई कानून बना उसके इम्प्लीमेंटेशन में हमारे एग्जीक्यूटिव का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा का अधिकार कानून केंद्र की सरकार ने बना दिया, पूरे राज्यों पर लागू हो गया और हर स्कूल में जाकर के नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जाकर के बच्चों को पढ़ाएंगे। वो केवल डिसीजन ले लिए, कानून बना दिए, कानून को लागू कराने का काम हमारा, उसकी मॉनिटरिंग करने का काम हमारा डीएम का है। डीएम ने अपने नीचे वाले जो सब डिविजनल अफसर को बोला, एसडीओ को बोला, एसडीओ ने बीडीओ को बोला, डीओ को बोला, बीओ को बोला। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक एजुकेशनल अफसर हमारे होते हैं, ब्लॉक लेवल पर एक एजुकेशनल अफसर होते हैं। ये अपना जो सर्कुलर है वो नोटिस दिया हर एक स्कूल को, तो वहाँ स्कूल में अधिकारी हमारे प्रिंसिपल हो गए। प्रिंसिपल हर एक मतलब क्लास के टीचर को बोले कि आपके यहाँ ऐसे करना है, क्लास के टीचर ने सभी फैकल्टी को सुझाव दिया, है ना, तब जा कर के ये चीज़ें ज़मीन पर हमारी उतरती है। तो ये हमारी प्रक्रिया होती है जिसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव भी हमारा रोल प्ले करता है। इसके बाद में केंद्र के स्तर पर भी तुम देखोगे कि एक फेडरल स्ट्रक्चर और जुडिशियल सिस्टम हमारा है और राज्य स्तर पर भी एक जुडिशियल स्ट्रक्चर है। तो 3 लेयर पर जुडिशियल भी हमारा है। जैसे केंद्र के स्तर पर पूरे राज्य देश की सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जिसको कहते हैं हम लोग, वो केंद्र का विषय है हमारा, उसमें सब जाता है। हर एक राज्यों में विवाद के निपटारे करने के लिए राज्य स्तर पर जो जुडिशियल सिस्टम हमारी होती है वो हाई कोर्ट होती है, और हाई कोर्ट को सहयोग करने के लिए अब सब मामले हाई कोर्ट में जाएंगे तो फिर हाई कोर्ट पर भी प्रेशर है। 32-30 न्यायाधीश ही हमारे होते हैं, इससे ज़्यादा न्यायाधीश उसमें जज होते नहीं है। तो इसको सहयोग करने के लिए, छोटे मोटे मामलों को त्वरित निष्पादन करने के लिए, है ना, रैपिड उसका सोल्यूशन निकालने के लिए सरकार ने सबऑर्डिनेट कोर्ट की व्यवस्था की है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रन करती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में 2 प्रकार के मामले की सुनवाई हमारी होती है। पहला हमारा क्रिमिनल केस होता है, दूसरा हमारा सिविल केस होता है। तो पूरी संवैधानिक व्यवस्था में, पूरी सरकार में जुडिशरी का भी एक अपना रोल होता है। जैसे हाँ, तो इसमें हुआ क्या कि जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, चाहे सेंट्रल की हो या स्टेट की हो, मैं बार बार सेंट्रल और स्टेट के साथ कोरिलेट ये इसलिए कर रहा हूँ कि आपको क्लास 8 में भी इसका एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि जो तुम स्टेट गवर्नमेंट पढ़ रहे हो ना, सेम चीज़ तुमको ना केंद्र की सरकार वहाँ पढ़ना है 8 क्लास में, क्योंकि 6 में आपने लोकल बॉडी पढ़ा है, 7 में स्टेट गवर्नमेंट पढ़ रहे हो और आगे में तुम्हारा ये सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ना है। तो मैं चाहता हूँ, जब मैं लोकल बॉडी पढ़ा रहा था उस समय भी इस सब चीज़ों को जिक्र करता हूँ, तीनों सरकार के बारे में। आज मैं स्टेट पढ़ा रहा हूँ तो लोकल बॉडी को भी बता रहा हूँ कि नीचे में भी सरकार है, एक ऊपर में भी सरकार है। और चूंकि स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकार का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से केंद्र सरकार के स्ट्रक्चर जैसा ही हमारा है, तो कहने का मतलब क्लास 8 में जब तुम जाओगे तो तुम्हारे लिए कोई नई चीज़ नहीं रहेगी, और साथ ही साथ दोनों सरकारों को समझ जाओगे तो ये सरकार भी समझ में आ जाएगा, इससे उसको भी समझ तुम्हारी विकसित हो जाएगी केंद्र की सरकार किस प्रकार की होती है। तो जैसे सरकार चलाने में होता है कि पहले होता है कानून बनाना, दूसरा होता है कानून को लागू करना, और तीसरा काम हमारा ये होता है कि कानून सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी भी मॉनिटरिंग करने का काम हमारा किसी के पास में होना चाहिए। केवल कानून बना देने से, है ना,
ऐसा नहीं कि कानून सही ढंग से लागू हो जाएगा। जैसे कि समानता के अधिकारों पर सिद्धांत पैदा, जैसे शिक्षा का अधिकार कानून है। आज तुम देश का पूरा डाटा उठा करके देखो, बिहार की स्थिति तो और ज़्यादा खराब है। ये देश जब हमारा आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता का अधिकार, उसी जीवन जीने की आज़ादी में तुम्हारा शिक्षा का भी अधिकार था। इसके बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में भी इसका जिक्र हमारा किया गया है। माइनॉरिटी कम्युनिटी को ऊपर करने के लिए वहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद लीगल राइट लाया गया 2010 में कि बच्चों को कानूनी अधिकार दिया जाए, लेकिन फिर भी जानते हो पूरे देश में 100% लिटरेसी हम सिक्योर नहीं कर पाए। या मान के चलो कि कानून अगर लागू किया गया और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है, बच्चों में भेद पैदा करता है या सही ढंग से उसके अंदर में डेवलपमेंट नहीं कर पाता है, तो एक बहुत बड़ी वजह हमारी ये भी बन जाती है कि कानून जो है जिस इरादे से बनाया गया है ना, उस इरादे से लागू नहीं किया जा रहा है और इसमें बहुत सारे कंट्राडिक्शंस तुमको देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि जो कानून बना लेजिस्लेटिव ने बनाया, लागू किया एग्जीक्यूटिव ने, और कानून अपना सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी मॉनिटरिंग और उस पर जो जस्टिफिकेशन का कार्य हमारा होता है, यानी कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, क्या सही है और क्या गलत है, इसकी पूरी व्याख्या करने का अधिकार हमारा न्यायपालिका के पास में हमारी होती है। मतलब कि कैसे ये कार्य हमारी करती है न्यायपालिका। केंद्र पर फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट, और राज्य स्तर पर हमारी हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट की ही सबऑर्डिनेट यूनिट होती है, छोटे छोटे मामलों का निष्पादन नीचे कर देती है। उसमें ऐसा होता है कि पहले आप FIR दर्ज कराते हो, अगर मान लो कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, तो ऐसा नहीं कि पहली बार ही वो हाई कोर्ट में चला जाएगा, पहले वहाँ पर सिविल कोर्ट इस मामले को सुनवाई करेगी। हर एक ज़िले में अलग अलग सिविल कोर्ट हमारे होते हैं। सिविल कोर्ट को उचित लगा कि मतलब ये आदमी दोषी है, उसको सज़ा दे दिया गया, अगर तुम सेटिस्फाई नहीं हो, आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट अगेन एक बार उस मामले को सुनेगी। तो यहाँ होता क्या है ना कि हाई कोर्ट के पास में फिल्टर होकर के मामले आते हैं। अब हाई कोर्ट में वो लंबा चलेगा, जो भी कुछ हो सकता है, या मान लो कि नीचे ही उसका निष्पादन हो गया, दोनों पक्ष हमारा सहमत है, तो फिर आगे जाने की नौबत ही नहीं हमारी आई। तो चूँकि स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर वो जुडिशियल सिस्टम का एक बहुत बड़ा चेहरा है हाई कोर्ट, वहाँ पर ज़्यादा दबाव ना हो केस का, और वो भी काम अच्छे ढंग से करते रहे, इसको ज़्यादा अच्छा होगा। आप ऐसे समझिए कि क्लास में बच्चे हैं और वहाँ पर सपोज दैट कि अगर 3 लेवल की जस्टिफिकेशन की बात अगर हम करें, तो मॉनिटर को मैंने नियुक्त किया है, या मान लो खुद ही मैं वहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट की तरह काम कर रहा हूँ। एक तरीके 2 बच्चे आपस में झगड़ गए, मैंने वहाँ पर देखा एक बच्चा शिकायत लेकर के, सर देखिए ये हमको पीटा है, मारा है। मुझे ऐसा लगा कि इसकी गलती है। पूरी दलील सुनने के बाद में उसमें जो न्याय हुआ, किसी को एक चाटा मैंने भी दे दिया या डांट फटका के उसको बैठा दिया। अब वो लड़का जो है जिसको पनिशमेंट मिला, सज़ा मिला, वो अंदर अंदर घुट रहा है कि सर को गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया लोगों ने, मतलब या सर समझ नहीं पाए सही ढंग से, या उसमें पक्षपात हुई है कि जानबूझ करके हमारे साथ कुछ अन्याय टाइप का हुआ है। तो उसके ऊपर वाले टीचर के पास में जाएगा, जो मान लो कि अगर वाइस प्रिंसिपल जो हमारे हो गए, उनके पास जाएगा अपील करने के लिए कि सर देखिए ना, क्लास में ऐसा ऐसा मैटर हुआ था और सर सुने भी नहीं और उल्टा हमें को चटा दे दिए। अब वो अपने विवेक से फैसला लेंगे, तुम्हारे दोनों लोगों की बातों को सुनेंगे। उसमें हुआ क्या कि जिसको मैंने पनिशमेंट किया है ना, उसके उल्टे वाले को पनिश कर दिए। तो अगर तुम दोनों सेटिस्फाई हो गए कि कौन गलती था कौन सही था, पनिशमेंट किसका क्या हुआ नहीं हुआ, तो आगे जाने का कोई मैटर ही नहीं बनता। लेकिन अगर मान लो कि अगर हमने जिस किसी को पीटा, उसके जस्ट अपोजिट वाले को वाइस प्रिंसिपल ने पीटा, पनिशमेंट दिया, अब फिर भी उसमें से किसी को लगता है कि नहीं अभी भी मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे और ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तो आप स्कूल के जो भी हमारे प्रिंसिपल होते हैं या डायरेक्टर होते हैं, उनके पास आप जाइएगा, है ना, ये दलील देने के लिए। वो अलग ढंग से दलील को सुनेंगे। हो सकता है कि दलील से स्पष्ट नहीं क्लियर हो पाता होगा, तो जो वाइस प्रिंसिपल नीचे हैं उनको बुला करके समझने का प्रयास करेंगे, डाटा मांगेंगे। कि हो सकता है कि हमें भी बुला के पूछे कि एक्चुअली मैटर हमारा क्या है। अब उस पर सुप्रीम फैसला हमारा आएगा। तो सुप्रीम फैसला ये होता है कि उसको अब अपील और दलील करने का संदर्भ हमारा एकमात्र राष्ट्रपति बचते हैं। इसके बाद में उसका और कहीं अपील नहीं कर सकते हो। राष्ट्रपति अगर तुम्हारी जो पनिशमेंट है उसको माफ़ कर दे या उसको बरकरार रखे, लेकिन उस पर अब कोई अपील और दलील नहीं चलेगी। अब उस पर कोई दलील अपील नहीं होगा। तो जो प्रिंसिपल होते हैं, डायरेक्टर होते हैं स्कूल के, वो सुप्रीम पावर होते हैं। अगर उनके जो भी डिसीजन होगा, यानी पनिशमेंट या समथिंग कुछ भी होगा, जो जजमेंट आएगा, न्याय होगा, वो अंतिम फैसला हमारा माना जाएगा।
तो इसी तरीके से राज्य में और जो केंद्र की सरकारों के बीच में न्यायपालिका जो हमारी इसी तरीके से, आप एफआईआर दर्ज होता है, सिविल कोर्ट में जाते हो, हाई कोर्ट अगर सिविल कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं होता हाई कोर्ट आप चले गए, हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने अगर जो जजमेंट दे दिया उस सुप्रीम जजमेंट हो गया। अगर उसके बावजूद भी अगर तुम्हें लगता है कि अभी भी हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है तो आप राष्ट्रपति के पास में जा सकते हैं। वही हाल राज्य में होता है। अगर तुम हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हो तो उसको माफ़ करने का और उस सज़ा को बरकरार रखने का अधिकार एकमात्र और एकमात्र हमारा गवर्नर को जाता है। ऐसे अब गवर्नर ने अगर उसको कहा कि नहीं ये तुम गलत थे और सज़ा तुम्हारी होगी तो तुम्हें किसी भी हाल में उसको भुगतना होगा। तो ये अपीलीय प्रोविजंस हमारी होती है और ये जो जुडिशियल सिस्टम हमारी होती है केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर इन चीज़ों का मॉनिटरिंग करती है कि जो कानून बनाए गए और जो कानून ये लाया गया उसको किस प्रकार से हमारा लागू किया जाए। तो ये 3 स्ट्रक्चर हमारे कॉमन होते हैं जिसमें तुम देख सकते हो भारत में दिखा रहा है कि 28 हमारे जो मेन स्टेट हो गए और 9 यूनियन टेरिटोरीज है। ये पब्लिकेशन पुराना बुक का है। राज्य तो हमारे पास में 28 ही हैं जम्मू एंड कश्मीर का ये डिजोल्वेशन होने के बाद में, और यूटीज़ हमारी 2 बढ़ गई है। तो 9 यूटीज़ तो थी लेकिन उसमें एक दमन एवं दीव को ना मर्ज कर लिया गया, यानी कि अब 8 हो चुका है। तो 28 मेन स्टेट हो गए और हमारे 8 यूटीज़ हो गए। दादर एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव दोनों को मर्जर करके ना एक स्टेट हमारा बना दिया गया है, दादर एवं नागर हवेली। तो ये जो यूटीज़ 9 देख रहे हो ना, ये तुम्हारा 8 हो चुका है। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो था अगर उसको डिजोल्वेशन करके 2 हमारे यूटीज़ बनाए गए थे, तो इसके पहले हमारे 29 मेन स्टेट थे। तो 29 मेन स्टेट में तो एक जम्मू एंड कश्मीर डिजॉल्व हो गया तो घट करके 28 हो गया। और जो डिजॉल्व हुआ तो 2 पार्ट में डिवाइड हमारा हुआ है ना, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। एक बना तुम्हारा लद्दाख, दूसरा बना जम्मू। ये केंद्र शासित प्रदेश है तो 9 हो गया। तो उसमें दादर एवं नागर हवेली जो था ना और दमन और दीव जो 2 था हमारा उसको मर्ज करके 1 कर दिया गया था, यानी कि यूटीज़ हमारे 9 से घट करके 8 हमारे हो गए। अब नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज ए स्टेट, व्हाइल ए टर्म ऑफ द कंट्री स्टेट एंड नेशन आर ऑफन यूज है ना इंटरचेंजेबली, देयर इज अ डिफरेंट है ना डिफरेंस एंड अ स्टेट इज ए सेल्फ है ना गवर्निंग पॉलिटिकल एंटिटी एंड द टर्म स्टेट कैन बी interchangeably with country. A nation, however, it is tightly knit group of people while share the common culture, and the nation state is the nation and which has the same borders as the state, and the state are the units of the nation. यहाँ देखो केंद्र की जो हमारी एक जियोग्राफिकल जो हमारा लोकेशंस होता है उसको हम लोग कंट्री, इसका डिवीज़न कुछ इस प्रकार से हमारा हुआ है कि सबसे तो पहले मास लैंड एरिया कॉन्टिनेंट इसको हम लोग बोलते हैं। कॉन्टिनेंट के बाद में आप आगे बढ़िएगा तो एक सब कॉन्टिनेंट एरिया आता है जिसको हम लोग, एक तो महाद्वीप हो गया जो बड़ा होता है जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, वो जो वर्ल्ड फिगर पर तुम देखोगे। इसके बाद में छोटे को हम लोग उपमहाद्वीप कहते हैं, जो छोटा एरिया होता है उस लैंड मासेज एरिया का छोटा एरिया, तो उसको बोलते हैं हम लोग सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, उपमहाद्वीप बोलते हैं। इसके बाद में तुम देखोगे कि जियोग्राफिकल लोकेशन में प्रायद्वीप भी आता है हमारा। तो उपमहाद्वीप में तुम देखोगे कि पॉलिटिकल जो हमारा डिवीज़न हुआ एक कंट्री लेवल पर होता है कि कौन कौन देश है, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया। मैं भारत के आसपास के राज्यों की देशों की बात कर रहा हूँ। अब राज्यों में प्रशासन अच्छे ढंग से कार्य करे, उसका कानून सरकारें अच्छे ढंग से रन करे, इसके लिए एक प्रॉपर हमारी व्यवस्था की जाती है कि उसका एक प्रॉपर डिवीज़न कर दिया जाता है। अब उसके अलग अलग पैरामीटर हमारे होते हैं, कहीं जियोग्राफिकल लोकेशन के बेस पर स्टेट फॉर्म कर दिए जाते हैं, जैसे झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये वन क्षेत्र हमारा है। ऐसा कहीं तुम देखोगे भाषा भाषी राज्यों के नाम पर हमारा होता है, जैसे गुजरात हो गया, मराठी भाषा पर तुम्हारा महाराष्ट्र हो गया, तमिल भाषी क्षेत्र तमिलनाडु हो गया, कन्नड़ हो गया कर्नाटकी भाषा क्षेत्र, तमिल मलयालम, आंध्रा तेलुगु, सब ये सब तुम देखोगे स्टेट। इवन हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, वहाँ देखिएगा छोटा सा स्टेट, दिल्ली अलग, सब 3 ये सब रीजनल कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बेस पर हमारे स्टेट रिकन्स्ट्रक्शंस हमारे होते रहते हैं। तो ये स्टेट फॉर्म होते हैं हमारे। तो स्टेट जो हमारा होता है ना,
इसको हम लोग यूनिट ऑफ नेशन कहेंगे। जैसे कि अगर मान लो कि भारत एक देश है, उसमें 28 हमारे राज्य हो गए और 8 हमारे यूटीज़ हो गए, तो ये यूनिट ही तो हमारा हुआ ना। ऐसा आप चूँकि इसके कौन से विषय हमारे होंगे, कौन कौन से ऐसे मैटर होंगे, तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट लिस्ट का डिवीज़न हमारा ये शेड्यूल 7 में किया गया है, जो थोड़ा सा डिटेल से तुम्हारे बुक में नहीं दिए हुए हैं। कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो केंद्र की सरकार का विषय होता है, जैसे तुम्हारा विदेश मंत्रालय, किसी विदेशी देशों के साथ कैसा संबंध होगा, ये कोई राज्य फैसला नहीं ले सकता है, केंद्र की फैसला ले सकता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, शिपिंग, पानी का तो कोई सीमा नहीं ना है, चाहे ये आप समुद्र में चलाओ, चाहे खाड़ियों में चलाओ या तुम्हारे नदियों में चलाओ, ये तो पूरे नेशन लेवल पर है। रेलवे अब बिहार क्रॉस करते हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरला, कलकत्ता, जहाँ भी जाना है तुम्हारा पूरा नेशन लेवल पर हो, तो सब सब्जेक्ट तुम्हारे केंद्र के विषय हैं। और कुछ ऐसे भी मैटर हमारे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा होता है, तो उसमें दोनों को शामिल किया गया। जैसे तुम लोग देखोगे केंद्र में भी शिक्षा मंत्री होते हैं, राज्य में भी शिक्षा मंत्री होते हैं, केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, राज्य में भी स्वास्थ्य मंत्री हमारे होते हैं। तो ये विषय हमारा कंकरेंट लिस्ट में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची बोलते हैं। एक हमारी केंद्र की सूची हो गई, जिसको हम लोग संघ सूची कहते हैं। संघ सूची में ये सब मामले हो गए, रक्षा मंत्रालय हो गया, रेलवे हो गया, जहाज रानी मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, इवन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन भी, आईटी और कम्युनिकेशन भी हमारा उसी में आता है। अब फ़ोन है ना, उसमें एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ या लोकल जो कुछ अलग अलग मोबाइल कंपनी फ़ोन प्रदाता, ये राज्य का हमारा विषय नहीं है, ये केंद्र का विषय। पूरे नेशन और इंटरनेशनल लेवल पर कनेक्टिविटी का अधिकार हमारा केंद्र की सरकार को। कुछ मैटर ऐसे हैं जो काफ़ी अहमियत रखते हैं, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। तो उसमें तुम देखोगे कि यूनियन में भी मिनिस्ट्री रन करती है, राज्य में भी मिनिस्ट्री रन करती है। और कुछ ऐसे लिस्ट होते हैं जो केवल और केवल हमारा सब्जेक्ट लिस्ट होता है, जैसे कि पुलिसिंग हो गया, जिसको लॉ एंड ऑर्डर हम लोग कहते हैं, ये राज्य का विषय है। इसके बाद में देखोगे एग्रीकल्चर जो होता है, कृषि जो है, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, फिशरी इंडस्ट्रीज को बढ़ाना, है ना। तो ये केवल और केवल मुद्दा हमारा जो है राज्य का विषय हमारा होता है। तो इसमें एक लाइन यहाँ दे भी रहा है कि इन एडिशन द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑफ द सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट प्रोवाइडेड सच एज लॉ इज नॉट अ कन्फ्लिक्ट विद द सेंट्रल लॉ। समवर्ती सूची में भी कुछ ऐसे विषय हैं, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य का ही अगर हम देखें ज़्यादा वेल नॉन है, तो इस पर कानून बनाया जा सकता है। लेकिन उसमें ध्यान रखना होगा कि जब वो कानून बनेगा तो केंद्र की कानून के साथ में कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। और अगर कंट्राडिक्शन होता है और अगर मामले कोर्ट में जाते हैं, तो कायदे से जो केंद्र की जो हमारी पॉलिसी होती है उसी को अप्लीकेबल माना जाता है। जैसे अभी देखोगे एक मामला है तुम्हारा एग्रीकल्चर वाला, इसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर स्टेट का विषय है, तो इस पर कानून जो है भारत सरकार कैसे लाती है। तो अब ठीक है कि कृषि अलग अलग ढंग का होता है, तो जो भारत सरकार ने जो कानून लाया है, जिसको हम लोग कृषि बिल आजकल कह रहे हैं, कृषि कानून कह रहे हैं, तो ये हर एक राज्यों के रीजनल जो मतलब आइडेंटिटी और जो हमारा एग्रीकल्चरल कल्चर रहा है उसी के बेस पर ये कार्य करने का प्रयास करता है, कृषि संस्कृति जो रही उसी के आधार पर। तो इसमें कंट्राडिक्शन है ही नहीं। और ऐसे देश स्तर पर कानून बनाने के पीछे एकमात्र मकसद है कि पूरे देश के किसानों का हित हो। तो उसमें ऐसा प्लान किया गया है कि तमिलनाडु के किसान की जो नेचर से वो वहाँ के लिए एप्लीकेबल होगा, जो बिहार के किसान हैं उनकी समस्या बिहार लेवल पर ही सॉल्व करने का प्रयास किया गया, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि पूरे देश में एक साथ चने की खेती कर दो या एक साथ तुम्हारे सब लोग आम की खेती करना चालू कर दीजिए, पपीते की खेती करना चालू कर। जो जहाँ है एग्रो बेस पर वही काम करेगा, लेकिन इसकी पॉलिसी केंद्र लेवल पर होगी। उसमें लोग सुप्रीम कोर्ट वगैरह में गए भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया, बोला कि नहीं, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का जिक्र किया गया है कि विवादित मामलों पर केंद्र का बनाया हुआ कानून ही हमारा यूनिवर्सल होगा, सर्वमान्य होगा, तो ऐसे मामलों को हमारा मानना पड़ेगा। लेकिन छोटे स्तर पर, जैसे कि मान लो कि बिहार में मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट बैठाना चाहता हूँ, इससे क्या दिक्कत है? अगर आलू एक सर्टेन टाइम तक ही सुरक्षित रह पाता है, इसके बाद में बर्बाद हो जाएगा, तो बढ़िया ना उसका चिप्स बना करके बेचेंगे, बिहार में बेचें या देश के किसी कोने में बेचें, उसकी कमी नहीं हमारी होनी चाहिए। अगर आम का मज़ा बना करके तुम पी रहे हो, स्लाइस बना के पी रहे हो, अच्छी बात है ना, इसका प्रोसेसिंग हो गया, वो यूज़ भी हमारा हो रहा है। इवन पार्टिकुलर एरिया में कौन कहाँ प्रोडक्शन किस प्रकार का करेगा, इसके लिए भी हमारा स्वतंत्र है, इस पर कोई हस्तक्षेप भारत सरकार का हमारा नहीं है।
लेकिन अब जैसे शिक्षा का ही मैटर है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंग्लिश ज़रूरी है। हम हिंदी भाषी क्षेत्रों से बिलोंग करने वाले लोग हैं, यहाँ के राज्य की सरकार को ऐसा लगता है कि इंग्लिश कोई इसेंशियल ज़्यादा नहीं है। अगर आप हिंदी जानते हैं और एक कोई भाषा उर्दू या कोई राजकीय भाषा मान्यता प्राप्त हमारी, तो 2 भाषाओं में काम किया, या मैक्सिमम काम तुम्हारा हिंदी में ही होता है, या ऑफिशियल स्तर पर थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज अगर इंग्लिश बेसिक तुमको है तो यहाँ है कि अगर पास भी कर गए इंग्लिश में, अगर स्टेट बोर्ड में जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फेल भी होगा तो इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। इंग्लिश ऑप्शनल है, पास कर जाओ, ऐसा सरकार कह रही है कि इंग्लिश सीख लो, अच्छी बात है, सीखना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा तुमको, ये बाध्य कोई नहीं कर सकता। लेकिन केंद्र की जो हमारी बोर्ड रन करती है उसमें इंग्लिश अनिवार्य है, इंग्लिश में फेल तो सारे सब विषय में फेल। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है, बिहार में इंग्लिश में फेल तो कोई बात नहीं है, आपके सारे रिजल्ट पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, पास कर जाओ अच्छी बात है। तो यहाँ पर ऑप्शनल है, इसेंशियल हमारा नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है। जबकि केंद्र की सरकार एक अलग पॉलिसी लाती है कि पूरी इंग्लिश मीडियम किताब पढ़ने के लिए तुम्हें प्रमोट करती है। बिहार की कितने भी तुम देखो सब हिंदी मीडियम की किताबें हमारी होती है। तो इस पर कानून बनाने का काम हमारा जो करंट लिस्ट में होता है। इवन मिड डे मील चल रहा है, केंद्र के प्रोग्राम हमारे चलते हैं, सर्व शिक्षा अभियान चलते हैं, उसमें सरकार को ऐसा लगता है कि कुछ एडिशनल उसमें बातें ऐड की जा सकती है, तो कर सकते हो, बशर्ते कि तुम्हें उसके साथ कोई कंट्राडिक्शन केंद्र की सरकार से हमारा ना हो। तो अगला तुम्हारा है स्टेट लेजिस्लेचर, जो विधायिका होती है, ये 2 टाइप के हमारे होते हैं, जैसा कि मैंने बार बार कहा भी है। पहला बाई कैमरल होता है जहाँ 2 सदन रन करती है, दूसरा हमारा यूनिक कैमरल होता है जहाँ पर 1 सदन की सरकार हमारी चलती है। तो बाई कैमरल व्यवस्था होती है जहाँ पर अपर एंड लोअर हाउसेज हमारे रन करते हैं। अपर हाउसेज को हम लोग विधान परिषद कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है हमारी वो लोअर असेंबली होती है। और भारत में ऐसे 7 राज्य हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर एंड आंध्र प्रदेश, है ना। यानी कि 7 राज्यों में बाई कैमरल सिस्टम रन कर रही है, यानी कि वहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। और इसके अलावा रेस्ट जो भी असेंबली है देश में, वो सब के सब हमारे यूनिक कैमरल है जहाँ केवल और केवल हमारी विधानसभा है। इसका आधार मैंने बताया कि जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, वहाँ 1 सदन के साथ साथ में एक पैरेलल में हमारी और सदन रन करती है कि किसी भी आपात स्थिति में, इमरजेंसी सिचुएशन में। अब मान लो कभी कोरोना ही आ गया, अगर मान लो कि बिहार में पिछले दिनों चुनाव की स्थिति थी, अगर चुनाव हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो उसकी व्यवस्था हमारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर विधानसभा अगर भंग भी हो गई तो उसको सस्टेन करने का अधिकार हमारा 2 साल का है। 6 महीने का 2 राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, केंद्र की सरकार 356 इम्प्लीमेंटेशन कर सकती है, या आपातकालीन व्यवस्था में 1 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है। 2 साल का प्रोविजन हमारा है। लेकिन मान के चलो कि महामारी कितना दिन चलेगी कोई ठिकाना है, साल भर तो निकल गया, 1 साल और भी जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर विधानसभा के चुनाव संभव नहीं है तो सरकार नहीं चलेगी, तो बिना सरकार के आप तो सोचो सरकार चल रही तब तो लोग इतने मर रहे हैं, व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। अगर सरकार नहीं रहेगी तो बहुत स्थिति खराब हमारी हो सकती है। तो उस हालातों में जो विधान परिषद हमारी होती है, उसमें जो भी मेंबर हमारे फुल स्ट्रेंथ काम कर रहे हैं ना, उससे ही सरकार बना करके सरकार चलाई जा सकती है। ऐसा हमारा लोकसभा में भी है। मान लो कि अगर तुम्हारा चाइना दिन रात सपने संजोए बैठा हुआ है कि मैं किसी से भी युद्ध कर सकता हूँ, मान लो कि 3 साल तक युद्ध चलता है, लोकसभा का चुनाव संभव नहीं है, तो अब लोकसभा के चुनाव नहीं तो क्या सरकार नहीं चलेगी? राज्यसभा सरकार चलाएगी, उसमें बैठे हुए लोग सरकार चलाएंगे। तो जहाँ संख्या ज़्यादा होती है वो एक थिंक टैंक के तौर पर एक असेंबली हमारी अलग काम कर रही होती है पैरेलल में। और उसका एक काम और भी है कि विधानसभा के लोगों को सुझाव भी देना, उसमें सब पढ़े लिखे विद्वान लोग होते हैं। उच्च सदन इसीलिए कहा भी जाता है उच्च सदन, ये है कि वहाँ ऐसा तुम नहीं सोचोगे कि कोई क्रिमिनल आदमी जो है ना चुनाव जीत करके चला जाएगा। वहाँ पर प्राय तुम देखोगे पढ़े लिखे स्कॉलर लोग होते हैं, जिनकी मतलब व्यक्तिगत कुछ प्रतिभा ऐसी होती है जो अच्छी समझ रखते हैं, उनको भी मतलब वहाँ पर शामिल किया जाता है, रखा जाता है। नॉमिनेटेड कैंडिडेट भी वहाँ रहते हैं। तो उच्च सदन में प्राय पढ़े लिखे अच्छे और योग्य लोग होते हैं। लोअर सभा में, लोअर असेंबली में तो कोई भी चुनाव लड़के जीत जाता है। देखोगे मोहल्ला का क्रिमिनल आदमी है, चुनाव जीत गया, तो ये थोड़ा सा इन्फीरियर भी है, इसमें क्वालिटी भी थोड़ा डाउन रहती है। लेकिन असेंबली जो हायर होती है उसमें प्रायः पढ़े लिखे और अच्छे लोग होते हैं, फिल्टर्ड लोग होते हैं। तो एक थिंक टैंक के तौर पर हमारे देश के लिए उपलब्ध हमारा होता है। तो
आई थिंक यही वीडियो तुम्हारा 45 मिनट का हो चुका है, तो मैं यहीं पर इसको रोक रहा हूँ। विधानसभा और विधान परिषद के अगले है ना एपिसोड में हम शामिल करेंगे। इसको आप लोग देखिए, समझिए, यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप बात करिए। ओके।